हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आर्थिक क्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि मानव के वो सभी कार्यकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। और आर्थिक क्रियाओं को जो है मुख्यतः 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। यहाँ पर चूंकि अध्याय जो है प्राथमिक क्रियाओं पर है तो पूरा का पूरा फोकस प्राथमिक क्रियाओं पर ही रहेगा। तो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है जो आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं उनका संबंध पर्यावरण से होता है। और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट आ जाता है, यानी शिकार करना, भोजन का संग्रह करना, पशुचारण, मछली को पकड़ना, वनों से लकड़ी को काटना, कृषि एवं खनन कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि पर्यावरण से सीधे सीधे संबद्ध होती हैं। तो इसके तहत आपके शिकार का काम यानी आखेट है, भोजन संग्रह है, पशुओं को चराना पशुचारण है, मछली पकड़ना है, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य या फिर अन्य जो पृथ्वी से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो इसमें आ जाते हैं। और प्राथमिक कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो अधिकतर समय अपने घर से बाहर रहते हैं। तो उनका कार्य जो अधिकतर समय अपने घर से बाहर होता है, इसी वजह से उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आखेट एवं भोजन संग्रह। देखिए, आखेट और भोजन संग्रह के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि मानव सभ्यता के आरंभिक युग में जो हमारा आदिमकालीन मानव था, आदिमकालीन का मतलब जो कि बिल्कुल जानवरों के समान हमारा मानव था, जिसकी केवल और केवल नीड जो थी वो केवल पेट भरने तक थी, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर था। और उस समय का जो मानव था उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों के द्वारा होता था। इसमें पहला है पशुओं का आखेट करके, यानी पशुओं का, जंगली पशुओं का शिकार करके, और जंगलों से जो खाने योग्य जंगली पौधे हैं, कंदमूल वगैरह हैं, इनको एकत्र करके। तो ऐसे करके वो अपने भोजन का इंतजाम करता था। और प्राचीन काल के जो आखेटक थे वो पत्थर या फिर लकड़ी के बने औजार या फिर तीर का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या भी सीमित होती थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हाईटेक उनके पास साधन नहीं थे। वो पत्थर या लकड़ी के बने औजार और तीरों का ही इस्तेमाल करते थे। तो उनसे जो भी पशु मारे जाते थे तो वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मारे जाते थे, बल्कि सीमित मात्रा में मारे जाते थे। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया वैसे वैसे तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने मछली पकड़ने का कार्य स्टार्ट कर दिया है। देखिए, भोजन संग्रह और आखेट की बात करें तो ये भोजन संग्रह और आखेट जो हैं ये प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। और ये जो कार्य है ये कठोर जलवायु दशाओं में जो आदिमकालीन समाज हैं इनके द्वारा किया जाता है। कठोर जलवायु दशाओं का मतलब क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आज भी खेती करना इतना आसान नहीं है, तो उन क्षेत्रों में जो आदिमकालीन समाज है, यानी ऐसे समाज जो आज भी आदिम अवस्था में, तो वहाँ पर ही ऐसे लोग जो हैं आज भी यही कार्य करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता की पूर्ति जो है ये पशुओं और वनस्पति के संग्रह से करते हैं। यानी इन लोगों का जो भी इनका खान पान है, इनके कपड़े हैं, शरण वगैरह के लिए जो भी इन्हें सामान चाहिए, ये सभी आपूर्ति जो है पशुओं और वनस्पति के संग्रह से होती है। देखिए, ये जो कार्य है इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए कोई विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कार्य ये लोग ग्रुपों में करते हैं, ग्रुपों में अपने परिवारीजनों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम पूंजी लगती है और इसमें निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके पास जो भी पाषाण औजार हैं या फिर जो भी परंपरागत औजार है उसकी मदद से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये शिकार वगैरह करते हैं, जो भी ये भोजन का संग्रह वगैरह करते हैं, यानी फल या कंदमूल इकट्ठा करते हैं, तो वो उसी दिन खा के उसे निपटा देते हैं। ऐसा नहीं है उसे प्रिजर्व करके 4 से दिन बाद खाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें भोजन जो अधिशेष है वो भी नहीं बचता है और इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग आखेट या फिर शिकार नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये मतलब जो है भोजन को एकत्र वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जो प्रति व्यक्ति उत्पादकता है वो भी कम होती है। भोजन संग्रह जो है विश्व के 2 भागों में किया जाता है: उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली इसमें आते हैं। यानी यहाँ पर कुछ क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर आज भी जो है भोजन संग्रह का काम किया जाता है। और निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें कि अमेजन बेसन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो आंतरिक प्रदेश है, यहाँ पर आज भी भोजन संग्रह का काम किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो आपके निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं।
यहाँ पर आप उच्च अक्षांश के आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, है ना, ये उच्च अक्षांश के क्षेत्र दिखाए गए हैं। और फिर यहाँ पर निम्न अक्षांश के क्षेत्र जो है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि निम्न अक्षांश के कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पर आज भी भोजन संग्रह का काम किया जाता है, वो भी मैप पे हाईलाइट किए गए हैं। देखिए, आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में भोजन संग्रह का जो कार्य है इसका कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समय के साथ साथ जो आदिवासी समाज है उनकी जो जीवन शैली परिवर्तित हो रही है, कहीं ना कहीं वो बाहर के समाज से प्रभावित हो रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आए, उस पैसे की मदद से जो अन्य जो भौतिक वस्तु हैं उनको खरीद सकें। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, वनों से मिलने वाले जो उत्पाद वगैरह होते हैं, वनों से मिलने वाले जो कंदमूल फल उत्पाद हैं या औषधियाँ हैं, उनको स्थानीय मार्केटों में बेचते हैं। तो ऐसे करके ना कुछ आय अर्जित हो जाती है, और उस आय के बदले में जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो बाहर के समाज की वस्तुएं होती हैं, उनको ये क्रय करते हैं, उनको ये खरीदते हैं। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं या जो भी उत्पाद ये जंगल से प्राप्त करते हैं वो इतने ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाले नहीं हैं कि वे विश्व के मार्केट में अन्य उत्पादों के सामने टिक पाएँ। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद जो हैं विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर च्युइंगम की कहानी बताई गई है। च्युइंगम जो हम चूसते हैं, हमने बचपन में खूब चूसी होगी, आपने च्युइंगम खाई हुई होगी। तो च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष भाग बचता है उसको चिकल कहा जाता है। और ये जो चिकल आप लोग देखते हैं, च्युइंगम जो आप देखते हैं, ये जैपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। अब है पशुचारण। देखिए, विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पशु हैं उन पशुओं का चयन करके उनको अपना पालतू बनाया है। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में जो पशुपालन व्यवसाय है ये निर्वहन स्तर पर और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। निर्वहन स्तर पर करने का अर्थ ये है कि जब ये लोग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तो ये निर्वहन स्तर पर किया जाता है। जब ये लोग अधिक धन कमाने की लालसा से इसे बड़े स्तर पर करते हैं तो ये व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले चलवासी पशुचारण, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, चलवासी का अर्थ होता है कि जब ये लोग किसी एक स्थान पर रहकर अपने पशुओं का पालन ना करें बल्कि ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते रहें, तो इस तरह का जो पशुपालन होता है ये चलवासी पशुचारण कहलाता है। देखिए, चलवासी पशुचारण जो है ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक जो है अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहते थे। ये अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की जो उपलब्धता है और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्रों में स्थानांतरित होते रहते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल के 12 महीने में किसी एक स्थान पर चारा और पानी उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि किसी एक स्थान पर शॉर्टेज भी होती, कमी भी हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि उनके पशुओं का जो भरण पोषण है वो हो जाए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये लोग जो है पानी और चारागाह की जो उपलब्धता गुणवत्ता है इसके अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित जो इनके चारागाह क्षेत्र है उनमें ये स्थानांतरित होते रहते थे। अब देखिए, यहाँ पर विश्व के कुछ क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर प्रमुख पशु जो पाले जाते हैं उनका नाम बताया गया है। जैसे बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल जो है प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊँट को पाला जाता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय जो भाग हैं उसमें याक और लामा, जबकि आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला वाला क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है जो कि उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप को कवर करता है। मंगोलिया होता हुआ ये मध्य चीन तक चला जाता है। दूसरा क्षेत्र इसका जो है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, यानी यहाँ पर यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश वाला क्षेत्र है ये वाला। तीसरा क्षेत्र जो है इसका वो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में और मेडागास्कर द्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में आप देख पा रहे हैं ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, इधर फिर मेडागास्कर द्वीप में है। गर्मियों में पशुचारक जो हैं ये मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाह की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ जनजातियां हैं जो कि ऋतु प्रवास करती हैं। इनमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोग इसमें शामिल हैं। वहीं टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं ये ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। टुंड्रा प्रदेश वर्ष के अधिकांश समय वर्ष से ढके रहते हैं और जब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे बर्फ पिघलती है तो उत्तर में यहाँ पर हरी घास उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में लोग क्या करते हैं, दक्षिण वाले इलाके से उत्तर वाले इलाके में आ जाते हैं
और जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो उत्तर वाला इलाका जमना स्टार्ट हो जाता है, उत्तर वाले इलाके में बर्फ की परत बिछनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये लोग उत्तर छोड़कर शीत ऋतु में दक्षिण की ओर आ जाते हैं। चलवासी पशुचारकों की संख्या विश्व भर में अब घट रही है। इनके घटने का कारण क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में राजनीतिक सीमाएं नहीं थी, तो ये लोग स्वच्छंद होकर कहीं भी पशुचारण करवा सकते थे, लेकिन अब राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है। इसके अलावा कई देशों ने जो नई बस्ती योजना है उसको स्थापित किया है ताकि ये लोग एक जगह पर स्थानीय तौर पर रह सकें, जिससे कि सरकार को भी फायदा हो। तो कई देशों के द्वारा जो नई बस्ती की योजना स्टार्ट की गई है, इससे भी इनकी संख्या लगातार घट रही है। दूसरा है यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि वाणिज्य का मतलब ही है कि ये जो व्यवसाय है अधिक व्यवस्थित है और ये पूंजी प्रधान है। और जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। और यहाँ पर जो फार्म वगैरह भी होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी यहाँ पर चलवासी पशुचारण जैसा नहीं है कि ऋतुओं के अनुसार प्रवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इनके फार्म होते हैं वो पूरी तरह से स्थायी होते हैं। इनके जो फार्म होते हैं ये विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि चराई को नियंत्रित किया जा सके। जैसे मान लीजिए पूरा एक बड़ा सा फार्म है, इसको बड़े छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब इस सेक्शन में पशु रह रहे हैं, अब इस सेक्शन की घास खत्म हो गई तो यहाँ से पशु ट्रांसफर करके दूसरे सेक्शन में पहुंचा दिए, दूसरे की घास खत्म हो गई तीसरे में पहुंचा दिए, तीसरे से चौथे में पहुंचा दिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर एक साइकिल बना रहता है, एक चक्र बना रहता है, जिससे कि घास की कमी नहीं होने पाती है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की जो वहन क्षमता है उसके अनुसार रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से इसमें पशु रखे जाते हो, जितनी चरागाह की वहन क्षमता है उसी के अनुसार इसमें पशु रखे जाते हैं। और यहाँ पर खास बात यह भी है कि इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और प्रमुख पशुओं में यहाँ पर भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर है। दक्षिण अमेरिका का यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पूर्वी हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो कालाहारी मरुस्थल वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, मिडिल ईस्ट यहाँ पर मध्य एशिया आप देख पा रहे हैं, है ना। फिर इधर आप ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन से प्राप्त मांस, खालें और ऊन को ये लोग वैज्ञानिक ढंग से संसाधित और डिब्बाबंद करके जो विश्व के बाजार हैं उनमें निर्यात करते हैं। यहाँ पर जो वाणिज्य पशुधन पालन होता है इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पर, उनके जन्य सुधार पर, बीमारियों के नियंत्रण पर और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है ताकि उत्पादकता ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यहाँ पर नोट के रूप में कुछ बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अलास्का के जो उत्तरी प्रदेश हैं इसमें रेंडियर पालन, जहाँ कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रखते हैं। एस्किमो का मतलब ये है कि जो लोग बर्फीले इलाकों में रहते हैं उनको एस्किमो कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अलास्का का जो उत्तरी प्रदेश है वहाँ पर जो रेंडियर पालन का जो 2/3 हिस्सा है वो अकेले एस्किमो लोगों के पास है। अब है यहाँ पर कृषि। देखिए कृषि जो है ये विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना और पशुपालन जो है विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। यानी कृषि में एक तो फसलों को बोया जाता है और पशुपालन भी इसमें शामिल होता है। यहाँ पर इसकी कुछ मुख्य प्रणालियाँ बताई गई हैं। सबसे पहले है यहाँ पर निर्वाह कृषि। जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है, निर्वाह का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो केवल और केवल अपने लिए की जाती है, यानी अपने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है इसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण या फिर लगभग उपयोग करते हैं और इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसका पहला भाग है आदिकालीन निर्वाह कृषि। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जात के लोगों के द्वारा की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो आदिम जात के लोग हैं इनके द्वारा ये पद्धति अपनाई जाती है। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया है। इसमें जो है जंगल के किस्ती की वनस्पति होती है उसको जला दिया जाता है और ऐसे करके जलाकर जमीन को साफ कर लिया जाता है। और जली हुई जो राख होती है तो राख की परत यहाँ पर उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि या फिर कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। इसमें जो बोया गया खेत है वो बहुत छोटा छोटा आकार के होते हैं और खेती भी यहाँ पर परंपरागत औजारों से की जाती है, जैसे कि लकड़ी है, कुदाली है, फावड़े वगैरह से यहाँ पर खेती की जाती है। जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती है तब तक उस पर ये खेती करते हैं और जब कुछ समय के पश्चात उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं और जो जमीन जो है यहाँ पर जो पहले खेती कर रहे थे उसको जो पड़ती छोड़ देते हैं, यानी उस पर बिना खेती किए उसे छोड़ देते हैं, 4 से 5 साल के छोड़ देते हैं, जिससे कि भूमि जो है पुनः अपनी जो उर्वरक क्षमता है वो प्राप्त कर लेती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर इसे जूमिंग के नाम से, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग कहा जाता है। सेकंड है यहाँ पर
गहन निर्वाह कृषि। देखिए गहन निर्वाह कृषि जो है ये मानसून एशिया के जो घने बसे देश हैं उनमें की जाती है, और इस कृषि के दो प्रकार हैं। एक तो इसमें आ जाती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो इसमें जो मुख्य फसल है वो चावल होती है, और अधिक जनसंख्या घनत्व की वजह से जहाँ पर खेतों का जो आकार होता है ये छोटा होता है, और कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार भागीदार होता है। यहाँ पर जो कृषि कार्य होता है उसमें कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। यहाँ पर जो है भूमि का गहन उपयोग होता है, और यहाँ पर यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ पर कृषक का संपूर्ण परिवार इसमें लगा रहता है, तो यहाँ पर मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता के लिए ये लोग जानवरों से उपलब्ध होने वाला गोबर, उससे बनी गोबर खाद का इस्तेमाल, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी हरी खाद का ये लोग उपयोग करते हैं। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, यानी यहाँ पर छोटे छोटे जो खेत हैं उनमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार इसमें लगा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रति कृषक उत्पादन इसमें कम होता है। यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र बताए गए हैं। जो डार्क वाले आप देख पा रहे हैं ये आर्द्र चावल प्रमुख फसल वाले क्षेत्र हैं, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, देख पा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सेकंड है इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसूनी एशिया के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पर चावल उगा पाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर जो है अन्य प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ की जो मुख्य फसल है वो गेहूँ है। तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ और दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखतः उगाया जाता है। और इस कृषि की जो अधिकतर विशेषताएं हैं वो चावल प्रधान कृषि की ही हैं। केवल यहाँ पर अंतर इतना है कि इसमें सिंचाई की जाती है। यहाँ पर अंतर केवल इतना आ जाता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में कि यहाँ पर खेती जो है वो सिंचाई के आधार पर की जाती है। दूसरे प्रकार की कृषि है आपकी रोपड़ कृषि। रोपड़ का मतलब होता है कि कहीं हम जब पौधों को रोपते हैं तब हम खेती जो करते हैं वो रोपड़ कृषि कहलाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जिस समय दुनिया के विभिन्न देशों में उपनिवेश स्थापित किए गए थे, तो चाहे ब्रिटिशर्स हों या अन्य कंट्री वाले हों, उन्होंने अपने वाणिज्यिक हितों को देखते हुए, अपने आर्थिक हितों को देखते हुए रोपड़ कृषि की शुरुआत करवाई थी। तो यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौध लगाई। इसमें जो है कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और केवल एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप चाय के बागान देख पा रहे हैं, दूर दूर तक आपको केवल चाय की फसल ही नजर आएगी। यहाँ पर केवल एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा खासा प्रबंध चाहिए, लेबर भी अच्छा खासा इसमें लगता है, तकनीकी आधार भी चाहिए और वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासियों में भारत और श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित किए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय जो गन्ने की खेती है उसमें हॉलैंड वासियों ने डचों का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है ये यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि फेजेंडा किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील के कॉफ़ी के जो बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें केवल और केवल अनाज की फसलों की खेती की जाती है। तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक और अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की खेती की जाती है, और इसकी जो मुख्य फसल है वो गेहूं है। अन्य फसलें यहाँ पर जैसे कि मक्का, जौ, राई और जई भी इसमें बोई जाती हैं। इसमें कृषि का जो खेत होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है, और खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक के जो सभी कार्य होते हैं वो यंत्रों की मदद से संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे बताई गई ये बात कि इसमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, यहाँ पर प्रति एकड़ उत्पादन देखा जाए तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इनमें अधिक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र जो है यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तर अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के जो कैंटरबरी के घास के मैदान है उनमें बिस्तर वाणिज्य अनाज की खेती की जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैप में दिखाया भी गया है। चौथा है यहाँ पर मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। और इस प्रकार की कृषि का विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है।
इस कृषि में खेतों का जो आकार होता है वो मध्यम होता है और इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल, कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें जो हैं मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं, क्योंकि यहाँ पर फसल उत्पादन पशुपालन साथ साथ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर चारे की फसलें भी उगाई जाती हैं। पांचवा है यहाँ पर डेयरी कृषि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में मानव के लिए सबसे बड़ी जरूरत उसके दूध और दूध से बने उत्पाद भी हैं, इसलिए डेयरी व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। तो डेयरी व्यवसाय जो है दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसमें बहुत अधिक पूंजी और गहन श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए, बहुत अधिक पूंजी चाहिए, गहन श्रम क्यों चाहिए? अब जैसे फसलों की बात करें तो एक बार फसल को बोने के बाद कुछ समय के लिए हमें टाइम मिल जाता है कि जब तक वो बड़ी होगी फसल तब तक हमारे पास रेस्ट करने का टाइम है। लेकिन अब जब आप पशु पालते हैं तो पशु पालने में आपको टाइम नहीं होता है। पशु को आपको दोनों टाइम उसको जो है चारा पानी का इंतजाम भी करना है, 2-3 बार दिन में देखना भी है कि पानी उसने पिया है या नहीं पिया, कहीं प्यासा तो नहीं है ना। तो पशुओं को अगर आप पाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको विराम का अवकाश नहीं मिलता है ना। वहाँ पर आपको लगकर काम करना होता है। इसलिए जो डेयरी कृषि है इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और ये गहन श्रम उद्योग है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा पर यहाँ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि का जो कार्य है ये नगरीय या फिर औद्योगिक जो केंद्र हैं इनके समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, इसलिए यहाँ पर डेयरी कृषि का कार्य जो है नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप ही किया जाता है। वाणिज्य डेयरी कृषि जो है इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका सबसे बड़ा प्रदेश जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा जो है कनाडा है, तीसरा क्षेत्र इसका न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाला रीजन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डेयरी कृषि के यहाँ पर क्षेत्र बताए गए हैं मैप पर। छठवां है यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं और दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक जो फैला हुआ है वहाँ पर की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी कैलिफोर्निया में, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में की जाती है। यानी जिन इलाकों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उन इलाकों में ये खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, सर्दियों के सीजन में होती है, गर्मियाँ यहाँ पर शुष्क होती हैं। इन क्षेत्रों में जो है खट्टे फलों और अंगूर की खेती यहाँ पर की जाती है, जो कि इसकी विशेषता है। देखिए, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ये पूछा गया है एग्जाम में, पता होना चाहिए कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। जैसे रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, उसी तरह अंगूर की खेती जो होती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर जो अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं उनसे मदिरा यानी कि शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, जबकि निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनको सुखाकर मुनक्का या फिर किशमिश बनाई जाती है। इसके अलावा अंगूरों के अलावा, खट्टे फलों के अलावा यहाँ पर अंजीर और जैतून की भी यहाँ पर खेती की जाती है। शीत ऋतु में जब यूरोप और यूएसए में फलों सब्जियों की डिमांड होती है तब इसी क्षेत्र से यहाँ पर आपूर्ति की जाती है। सातवां है यहाँ पर बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। देखिए, इसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियां, फल पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार की खेती में खेतों का जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है और खेत जो है अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों से जुड़े होते हैं। इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इसमें सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह या शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी कृषि में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के हरित गृह बनाकर भी खेती इसमें की जाती है, या फिर इसमें हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में जो खेती की जाती है उस तरह से खेती की जाती है। कई सारी इसमें विधियाँ आ जाती हैं। यानी इसमें एक छोटे से क्षेत्र में ही वाणिज्य उद्देश्य के लिए, बाजार के उद्देश्य के लिए सब्जियां या फिर फल वगैरह उगाए जाते हैं। सब्जियां, फल, फूल इसमें उगाए जाते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में, यूएसए के उत्तर पूर्वी भाग में और भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है। नीदरलैंड जो है ये ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका नीदरलैंड है ये ट्यूलिप जो फूल होता है उसके उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसको ट्रक कृषि का नाम दिया गया है, क्योंकि ट्रक भर भर के नगरों तक जाते हैं, तो इस वजह से उन प्रदेशों में इसको ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इसे कारखाना कृषि भी की जाती है। वहाँ पे कारखाना कृषि भी की जाती है। कारखाना कृषि में जो है पशुधन को पालन जाता है, जिनमें विशेषतः गाय, बैल और कुक्कुट शामिल होते हैं, तो इन्हें दूध या फिर मांस के लिए इनको पाला जाता है। तो इसको जो है कारखाना कृषि भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाड़े, सुअर के बाड़े दिखाए गए हैं, तो ये जो है कारखाना कृषि यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा कृषि करने वाले जो संगठन हैं इनके आधार पर भी कृषि का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर है सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र के किसान जो हैं
किसी एक उत्पाद पर ही फोकस करें। जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र के किसान हैं, उनका एक यूनियन बन गया और वो कहते हैं कि हम आम की खेती केवल करेंगे, आम की सप्लाई करेंगे, और जो कुछ होगा उसके लिए अपने आसपास के जो भी कृषक हैं उनको सहयोग करेंगे, उनको आर्थिक रूप से मुआवजा भी देंगे। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो सहकारी कृषि के अंतर्गत आ जाती है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अछूट रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। यहाँ पर इनके जो व्यक्तिगत खेत हैं वो तो बने ही रहते हैं, फिर भी यहाँ पर जो खेती होती है वो सहकारी रूप में की जाती है। जो सहकारी संस्थाएं होती हैं वो कृषकों को सभी रूप में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए आम का जो पूरा मार्केट है, यानी आम की जो मंडी है, तो आम की मंडी की एक सहकारी समिति वहाँ बन गई। तो आम की मंडी क्या करेगी, आम की मंडी के जो भी यहाँ पर टॉप लोग हैं वो आम का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको आर्थिक सहायता या फिर जो तकनीकी मदद प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसी प्रकार की ये खेती ये होती है। सहकारी जो आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई है ये 1 शताब्दी पूर्व ये प्रारंभ हुआ था और पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में ये सफलतापूर्वक चला भी। डेनमार्क में इसे खासी सफलता भी मिली थी। यानी डेनमार्क में ये आंदोलन जो है काफ़ी ज़्यादा सफल रहा था, जहां पर व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य बना। कृषि का अगला प्रकार है सामूहिक कृषि। देखिए, इस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है ये संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। यानी यहाँ पर जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, जो भी जमीन, जो भी या फिर खेत जोतने के जो भी औजार वगैरह हैं या फिर अन्य प्रकार की जो तकनीकें जिनसे खेती की जाती है, उन सब पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि समाज के सभी लोगों का या पूरे समूह का स्वामित्व होता है। और कृषि का यह प्रकार जो है पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। ये सामूहिक कृषि का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसएसआर से स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज का नाम दिया गया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता था। इसको कोल खोज के नाम से जाना जाता था। इसमें जो सभी किसान हैं वो अपने संसाधन जैसे कि भूमि, पशुधन और श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। इसके बाद आ जाती है आपकी खनन, यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। देखिए, मानव विकास के इतिहास में अगर खनिजों की खोज की अवस्थाएं देखी जाएं तो इसकी कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले ताम्र युग आया है, ताम्र के बाद फिर आपका कांस्य युग आया है, फिर आपका लौह युग आया है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग जो है औजार बनाने, बर्तन बनाने और केवल हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका जो वास्तविक विकास हुआ है वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ है और औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो खनिजों का उपयोग है वो लगातार बढ़ता चला गया है। यहाँ पर खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। एक तो इसमें आ जाते हैं भौतिक कारक। तो भौतिक कारकों में खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित इसमें किया जाता है। आर्थिक कारकों में खनिज की मांग है, तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात श्रम पर आने वाला व्यय, ये सब आर्थिक कारक माने जाते हैं। खनन की विधियां, देखिए, उपस्थिति की अवस्था और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो है यहाँ पर धरातली खनन। धरातली खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। धरातल का मतलब यह कि जब ओपन रूप से माइनिंग की जाती है, किसी धरातल का ऊपरी सरफेस हटाकर माइनिंग करते हैं, तो विवृत खनन भी इसको कहा जाता है। और ये खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है। इसमें उत्पादन भी शीघ्र और अधिक होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मिट्टी की लेयर है, इस मिट्टी की लेयर के नीचे कोयला वगैरह पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये मिट्टी की लेयर हटा देंगे और आराम से यहाँ पर कोयले का दोहन कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो खनन होता है विवृत खनन कहलाता है। विवृत खनन या फिर धरातली खनन कहलाता है। दूसरा है यहाँ पर भूमिगत खनन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी जो अयस्क होते हैं वो धरातल पर नहीं पाए जाते हैं, वो अंदर गहराई में पाए जाते हैं। तो जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत या फिर कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होते हैं। यानी लंबवत कूपक का मतलब गहरे गहरे कुएं गहराई तक जाते हैं, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों के पहुंचने के लिए फैली होती हैं। देखिए, भूमिगत खनन का जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जहरीली गैसों का रिसाव हो जाता है या फिर अंदर ही अंदर माइनिंग फील्ड में आग लग जाती है। कई बार पानी भी भर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दुर्घटना होने का भय इसमें ज़्यादा रहता है। यहाँ पर विकसित और विकासशील देशों में जो खनन और प्रसंस्करण गतिविधियाँ हैं उनमें कंपेयर किया गया है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो खनन, प्रसंस्करण और शोधन के कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगती है, जबकि जो विकासशील देश हैं वो इसे महत्व दे रहे हैं। देखिए, विकसित देश एक तो पर्यावरण को लेकर भी सचेत हो गए, पर्यावरण को लेकर भी चिंतित हैं। इसके अलावा वहाँ की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो व्हाइट कॉलर जॉबों में लगी हुई है, तटीय सेक्टर में लगी हुई है। तो इस तरह के वो जो रेड कॉलर जॉब वाले जो व्यवसाय हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, जान माल को खतरा बना रहता है, तो उनको करने से बचते हैं।
तो यही कारण है कि विकसित देशों के लोग जो हैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे आर्थिक रूप से किल्लत है, तो वहाँ के लोग किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे देशों में अफ्रीका के कई देश आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश, और एशिया में आय के साधनों का 50% खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो ये कुछ देशों के उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं जो कि अभी भी खनन कार्यों में लगे हुए हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो एंड होने के बाद वीडियो से संबंधित जो प्रश्नों वाला वीडियो है उसको आप एक बार देख लिया कीजिए, ताकि जो कुछ भी आपने यहाँ से पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर सकें। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।